हे गाइस, आज की वीडियो जो है वो कल वाला जो मॉक टेस्ट ऑली बोर्ड पे हमने दिया था उसके सॉल्यूशंस के बारे में है। ये मेरा स्कोर था, आप इधर से देख सकते हैं किस सेक्शन में कितना टाइम लगा था। इंग्लिश में सिर्फ एक गलत हुआ था, मैथ्स में 3 गलत हो गए, 2 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। रीजनिंग जीके में जो है वो 7 अटैम्प्ट नहीं किए और 6 गलत हो गए। रीजनिंग में 4 गलत हो गए, सारे के सारे अटैम्प्ट किए थे तो रीजनिंग में भी एक गड़बड़ है छोटी सी। तो चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि सॉल्यूशन ओली बोर्ड ने बंद कर रखे हैं। हम खुद से ही देखने वाले हैं फिर सॉल्यूशंस, ये कैसे हो सकता है कैसे नहीं। लेट्स गो टू, कहाँ गया, कोई भी क्वेश्चन खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं। ओके, पहले देख लेते हैं रीजनिंग को, ठीक है। मैं एक एक सवाल को जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सवाल कैसे हो रखा है और अगर मेरा गलत है तो क्यों है, ठीक है। 1/3 ये इसका 4 टाइम्स है, मतलब पावर 4, 7 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 आना चाहिए 1/6 to 5। ओके, इस सवाल को मैंने किया है 27 सेकंड में, टॉपर ने 47 सेकंड से लगा दी थी। चलो, ये वाला इसलिए है क्योंकि 17 2 19, एक 20 2 22, +2 +1 +2 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 है, लेकिन इसमें +2 +1 और +3 है। 21 के बाद सीधा 24 आ गया, इसलिए ये गलत है। ओके, मतलब यही जो है वो डिफरेंट है इनमें। तीसरा, यहाँ पे मुझे लगता है जो वो ये कि यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर दे रखा है चेस, यहाँ पे ऊनो होना चाहिए क्योंकि ऊनो एक कार्ड गेम है। चेस, लूडो और बोर्ड कैरम जो है ये बोर्ड गेम्स है। इसलिए उन्होंने जो सही होना चाहिए इन्होंने गलत लगा दिया इसको, पता नहीं कैसे। टॉपर ने अगर 12 सेकंड में किया है, इसका सीधा सा मतलब ये है भाई, या तो टॉपर कोई ऐसा हो जिसने मतलब पता नहीं क्या इसमें क्या ही गड़बड़ करेंगे वैसे देखा जाए तो, लेकिन क्या पता किसी ने कर भी दिया हो, किसी ने अपना टेस्ट देना वो 6:50 पे शुरू किया हो और दोस्त का रिजल्ट आ गया हो 7 बजे, तो उसने देख भी लिया हो, मतलब कुछ पता नहीं चलता भाई कैसा होता है कैसा नहीं। अगला, इसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉक टर्न कर रहे हैं, इधर हो गया फिर इधर हो गया, फिर ऊपर इस तरफ में आएगा इस कोने में फिर उस कोने में। आंसर आएगा ये चौथा, मैंने चौथा ही लगाया था 19 सेकंड में। 5वां क्वेश्चन है। इस तरह के डाइस के क्वेश्चन में पता है क्या करूं, डाइस के क्वेश्चन में जो एक सरफेस पे आ रहे हैं ना, ये देख लो कि वो अपोजिट सरफेस पे खोलने के बाद अपोजिट सरफेस पे तो नहीं है। अपोजिट सरफेस कैसे पता लगता है, बी के अपोजिट में जो है वो क्यू है और आर के अपोजिट में पी है, तो बचा ए और सी, ए के अपोजिट में सी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ए और सी एक साथ आ रहे हैं तो ए और सी अपोजिट में होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, पी आर एक आ रहे हैं लेकिन पी और आर अपोजिट में दे रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पी आर अपोजिट में आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे पी क्यू अपोजिट में आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे पी क्यू साथ में दे रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा ये ऑप्शन, सीधा सीधा या तो इसको लगा दो या कंफर्म करना चाहो तो कंफर्म करके देख लो, ए बी सी। ए बी और सी इधर है, दोनों मतलब तीनों एक साथ हैं, कोई किसी के अपोजिट नहीं है। सी के अपोजिट में क्यू है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही बैठता है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक उसने व्यूअर ने पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे है, मतलब ये डिफरेंट कैसे है। तो वो इसलिए क्योंकि इसमें स्क्वायर प्लस सर्कल प्लस पेंटागन 3 दे रखे हैं, यहाँ पे भी तीनों है, यहाँ पे भी तीनों, यहाँ पे भी तीनों, बस इसमें 2 स्क्वायर दे रखे हैं, पेंटागन नहीं है, इसलिए ये जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इसको लगाया था 30 सेकंड में। उसके बाद ये इसकी वाटर इमेजेस जो है वो इजी होती हैं और इसमें तो ऑप्शन भी एक ही दे रखा है बस। इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो ये कोने वाली चीजें नीचे आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन 2। ये सिंपल था, इसको किया था 16 सेकंड में। ओके, ये इसमें थोड़ा टाइम लगा था लेकिन ये सही हो गया। इसमें क्या करना पड़ता है, ये हैश वाला जो चीज जो इसके साथ में कंडीशन बनाएगा वही कंडीशन इसको इस परसेंटेज वाले चीज के साथ में बनानी पड़ेगी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से ये क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या था, C+1D और V-1U और B+2, यानी कि +1 -1 +2 होना था, तो D+1E और -1F-1E और 7 और 2 9, यानी कि I+2। ये आंसर है।
तो टिक कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस तरह के सवालों में क्या करो, आप ये देखोगे इसका डिवाइड का साइन कहाँ पे है। डिवाइड का साइन जहाँ पे है और वो संख्या पूरी पूरी कट रही है तो ये मानोगे डिवाइड को चेंज नहीं करना है। अगर डिवाइड का साइन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब संख्या को पूर्णांक नहीं दे रहा डिवाइड के बाद, फिर आप डिवाइड वाली चीज को छेड़ के देखोगे, भाई डिवाइड को मैं कहीं बदल सकता हूँ क्या, कहीं ऐसी जगह लेके जा सकता हूँ जहाँ पे ये हो रहा है। जैसे अभी प्लस है, अगर हम प्लस और डिवाइड को छेड़ देते ना तो 72/36 आ जाता, जो कि पूरा पूरा 2 पे कटता है। अगर ये सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई करता था। लेकिन यहाँ पे फिर प्लस आ जाता और यहाँ पे 18 दूनी 36 हो जाता, 36 और माइनस का 90 है और क्या नाम 36 और 24 जुड़ के भी जो है वो 90 के सामने जो है वो माइनस में ही रहेंगे, तो इसलिए ये आंसर प्लस का नहीं आएगा। इसलिए ये चीज़ नहीं की, यही की स्थिति। वैसे भी यहाँ पे 90/18 से पूरा पूरा कट रहा है। सो जो पहले ऐसा दिखता है देखने में ही कि हाँ ये कट रहा है, तो इसको पहले खोल के देख लो कहाँ तक कितना अंतर आ रहा है, उसके बाद में छेड़खानी अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। सो 61 सेकेंड लगी। वैसे ये वाला मेरा रॉन्ग है, और ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि मैंने नॉट पे कंसंट्रेट नहीं किया। मुझे लगा कि ये फॉलो वाला ही होगा और फॉलो ही करता होगा। सो मेरा आंसर एकदम अपोजिट है। मैंने बोथ लगाया, इन्होंने नीदर लगा दिया, क्योंकि दोनों ही फॉलो करते हैं। इन्होंने पूछा था जो फॉलो नहीं करता है। सो इस तरह के इनमें केसेस में क्या होता है कि अगर P एंड Q, सम P आर Q है तो सम Q आर P भी होंगे, ये भी ठीक है। आपको ये देखना है कि डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा। अगर नहीं दे रखा है तो आप किसी भी चीज के बारे में श्योरिटी के साथ नहीं बोलोगे, यानी आप उसको फॉलो नहीं मानोगे कि वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। जैसे इन्होंने बोल दिया कि सम आर Q, लेकिन इन्होंने कहीं भी R और Q का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, लेकिन हम ये बोल सकते हाँ ये दे रखा है यार, ये तो बहुत इजी था वैसे, इसमें तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। ये दे रखा है वैसे। सो ये तो बेसिक था, इतना कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, सो नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग्स, इनको आप लाइन से लगाओ, लाइन से आप 9 चीजें खींच लो, उसके नीचे फिर आप जो जो कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन को बनाते चलो। लास्ट में आपके पास आप सारी कंडीशंस को मर्ज कर दो, आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये। टॉपर ने भी 85 सेकेंड्स लगाई है, मैंने 94 लगाई है, तो चल जाता है। ये वाला मुझे डाउट लग रहा है, हालांकि मेरा उत्तर भी ठीक नहीं है। मैं जो मानता हूँ वो होना चाहिए नॉर्थ, आंसर इसका नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन ऑफ ए पूछा है, डायरेक्शन ऑफ ए पूछा है विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने डायरेक्शन ऑफ बी लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट कहीं भी मुझे नहीं लगता कि आंसर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि 2.5 मीटर प्लस में 4.2 मीटर्स एंड प्लस 7.4 मीटर्स होने के बाद भी, मतलब लगभग 13-14 मीटर होने के बाद भी 0.2 का जो डिफरेंस आ रहा है ना 6.5 में और 6.3 में, उसके ऊपर इन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब बंदा 14 मीटर सीधा जा रहा है और वो 0.2 मीटर यानी कि वो 20 सेंटीमीटर इधर खिसक गया ना, तो इन्होंने ये बोल दिया कि ये नॉर्थ में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये इनकी थोड़ी सी गलती मुझे लगती है। नॉर्थ ईस्ट तब माना जाना चाहिए ना जब कम से कम एंगल 30 डिग्री पे तो हो, 30 डिग्री का एंगल कम से कम होना चाहिए, तब जाके हम उसको कंसिडर करेंगे कि भी नॉर्थ ईस्ट है। वैसे तो 45 डिग्री होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन कम से कम 20-25 डिग्री 30 डिग्री एंगल तो कम से कम देना चाहिए। सो 0.2 के ऊपर इन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिखा दिया, नॉर्थ ईस्ट आंसर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ आंसर लगाना चाहिए। सो ये भी किसी की खुराफात है, उसने भी आंसर देख के ही किया होगा स्टूडेंट ने। सो इसको आप ना करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को, और फिर आप ये बोलना कि नॉर्थ में, मतलब ये जो पॉइंट आएगा ना ये नॉर्थ में ही आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगा। तो थोड़ी सी गलती है इनकी इधर। इसमें क्या होता है, क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था हाँ इसमें जो है वो स्क्वायर जोड़ रहे थे। जैसे 11 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 13 का, फिर 14 और फिर 15 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 16 का स्क्वायर जोड़ना था। सो इसमें 256 जोड़ते हैं तो 1260 आएगा। तो ये बस देखने की बात होती है, आप पहले में से दूसरे में से पहला घटा के देखो, तीसरे में से दूसरा घटा के देखो। अगर आपको टर्म्स जो मिलेंगी, अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ रिलेशन है, तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हो अपने आइडिया के साथ में। जैसे मैंने 270 से 149 को घटाया तो 121 आया था, 414 से 270 घटाया तो 144 आया। मुझे लगा कि ये तो स्क्वायर है, फिर मैंने सारे के सारे स्क्वायर्स जो है
वो मैं करता गया और आगे यहाँ पे मैंने 256 जोड़ दिया इसमें सीधा सीधा। सो ये वाला, इसमें कुछ नहीं, 7 चौक 28 प्लस 1 29, 12 ने 108 प्लस 1, ये तो इजी था। इसमें शायद 13 सेकंड लगी हैं, टॉपर ने 12 लगाई हैं, आसान था ये। इसमें मेरी थोड़ी गलती रह गई, मैंने फिगर पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया। उस तरफ का जो खाना है वो खाली आना था, मैंने फर्स्ट लगा दिया, जिसमें दोनों के दोनों भरे हुए हैं। आना था सेकंड आंसर, सेकंड नहीं थर्ड आंसर आना था, क्योंकि ये जो विंग है ये खाली है, यहाँ पे भी विंग जो खाली आनी चाहिए थी। सो थर्ड आंसर आना चाहिए था, हाँ बिल्कुल। तो मैंने 17 सेकंड लगाई, लेकिन क्वेश्चन जो वो गलत हो गया, कोई ना। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 21 प्लस 4 25 प्लस 4 सी यानी कि 3 होना है, 25 4 जो है 29, और 29 का मतलब होता है 26 प्लस 3 यानी कि सी आएगा। तो पहले तो इसको टिक कर लो, उसके बाद दूसरे को देख लो। 22 प्लस 5 27 है, 27 प्लस 5 जो है 6 होना है, 27 यानी कि 26 प्लस 1 है, 1 प्लस 5 6 होना है, 6 5 11, 11 5 17 और 11 5 16 सॉरी, और 16 और 5 21। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि एफ को लगाओ, आगे बढ़ जाओ। इसमें 27 सेकंड लगाई, टॉपर ने 32 में किया, इजी था। सो ये वाला था। अभी देखो, सम ग्रेड्स आर अलाइव। सो आप ऐसे बना लो वेन डायग्राम को, इधर ये और थोड़ा सा इंटरसेक्ट करता हुआ इसको ये, सम गुड्स आर अलाइव, फिर आप अलाइव के इधर में लगा दो। तो गुड्स में और ग्रेड्स में कोई आपस में वो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ऑल अलाइव्स आर गुड्स, ये गलत है, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन दी नहीं है इन्होंने सम बोला है, सम अलाइव्स आर गुड, सम गुड्स आर अलाइव, तो जरूरी नहीं है कि ऑल का आंसर जो है वो हो। फिर बोला सम गुड्स आर नॉट ग्रेड्स, कंप्लीट रिलेशन नहीं दिया गुड्स के बीच में और इसके ग्रेड्स के बीच में, गुड और ग्रेड्स के बीच में कंप्लीट रिलेशन नहीं दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि अलाइव हमने यहाँ पे बना दिया और इस यहाँ ऊपर पे गुड है और नीचे पे ग्रेट है, ऐसा भी तो हो सकता है, वो भी तो कंडीशन है। तो इसलिए ना तो ये फॉलो करता है ना ये फॉलो करता है। 34 सेकंड में मैंने लगाया, आंसर सही हो गया। सो बेसिक है। उसके बाद ये शॉपकीपर ने 238 पेन, 2 कलर के थे, ब्लू ब्लैक, और नंबर ऑफ ब्लू हर 3/5 लेस, 3/5 लेस है, इसका मतलब 2/5 है ब्लैक पेन्स के। तो ब्लैक पेन्स को अगर x मानते हैं और ब्लू पेन्स को 2/5 ऑफ x मानते हैं, तो 7/5 ऑफ x हो गया टोटल। सो हाउ मेनी ब्लू पेन्स डिड शॉपकीपर सोल्ड, तो 238 इक्वल टू 7/5 ऑफ x हो गया, ठीक है। अभी x की वैल्यू जो भी निकलेगी, 34 निकलेगी शायद, नहीं 34 नहीं कुछ और निकलेगी, तो उससे फिर हम 2/5 ऑफ x निकाल सकते हैं, तो इजी रहता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। सो 5/7 इंटू 2/5 कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, और 7 से 238 को काट के 2 से गुना कर दो, 7 से काटोगे तो 34 आएगा, 34 दूनी 68 आंसर हो जाएगा। सो इतना बेसिक था ये, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। सो इसमें क्या है, इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो दे रखे हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद लगा दिया 23 29, यही आना है। 21 डिविजिबल है, और 19 के बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो 23 आएगा, 29 नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है, ये गलत है, यही ठीक है सीधा। तो मैंने इसको लगा दिया 23 सेकंड में, 15 सेकंड बचा ली। इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल सा लगाना था बस। फिर ये वाला, इसमें v को बदलना है। अभी क्या करो, ऐसी जगह बदलो जहाँ पे आपको ये लगे कि पूरा पूरा या तो डिवाइड हो रहा है कुछ, जैसे मैं इसके परसेंटेज इसमें डिवाइड के बारे में बोलता हूँ। सो अगर पहला ऑप्शन हम लेते हैं तो लास्ट में डिवाइड आना चाहिए, तो 11/9, ये कम्प्लीटली कटेगा नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ दो, ये इस ऑप्शन को पहले ही रिमूव कर दो। दूसरे को देखो कि अगर हम 34 गुणा 5 करते हैं तो संख्या बहुत बड़ी आएगी, इक्वल टू 11, 11 में से 9 गया यानी कि 2, और 34 को 5 से गुणा 34 को 5 से गुणा करने के बाद और क्या नाम उसमें 12 जोड़ने के बाद तो संख्या बहुत बड़ी आनी चाहिए, तो 2 के इक्वल तो आएगी नहीं, इसीलिए सॉरी फॉर दैट, इसलिए ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा। फिर नीचे वाले को ट्राई कर लो या इसको कर लो, 12 34 गुणा करोगे बहुत बड़ा आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर नीचे वाले को ट्राई करते हैं,
12 34 जोड़े 46 हो गया, इक्वल टू 5 गुना 11 55, 55 में से 9 गया 46, तो ये आंसर आ गया। 28 सेकंड लगी इस पे, टॉपर ने 30 लगाई, हो गया सोल्यूशन। पीपल में 6 आते हैं तो 6 हो गया, द में 3 आते हैं 3 हो गया, रेस्ट्रिक्शन में गिनना है कितने आते हैं, 11 आते हैं तो 11 लगा दिया, सिंपल था। 10 सेकंड का सवाल था, टॉपर ने 18 लगाए, बन गया ये वाला। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होता है, उसका रीजन ये है कि कई बार क्या करते हैं ना, यहाँ तक आ जाते हैं जहां जे लिखा है, जे तक आ जाते हैं, उसके बाद नहीं देखते। जे तक आप अगर आ रहे हो ना, तो हो सकता है कि अगली टर्म में जे का जेंडर स्पेसिफाई होता हो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये रुपया का साइन है, सो यहाँ पे आएगा जे इज ब्रदर ऑफ क्यू, सो जे इज ब्रदर ऑफ क्यू। इससे पता लग गया कि जे जो है वो मेल है, और इसने पूछा है कि जे होना चाहिए नेफ्यू, नीस नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन दे देता है जो जे को फीमेल बना देगा, फिर आपका ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने नेफ्यू पूछा है, नीस नहीं पूछा है, और अगर जे फीमेल हो गया तो वो नेफ्यू हो नहीं सकता। तो आप लास्ट की टर्म पे भी ध्यान दो, कई बार ऐसा होता है देते नहीं है ध्यान और चली जाती है, फिर हम बाद में सोचते हैं अरे यार ये जेंडर स्पेसिफाई किया ही नहीं था इसने। सो इस चक्कर में मत रहना कि भाई जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रखा, मैं आंसर टिक कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर एग्जामिनर दे रहा है ना तो वो जेंडर स्पेसिफाई करके आंसर देगा। सो 94 सेकंड्स लगी, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, सो इजी है। नेक्स्ट, यहाँ पे तो सिंपल सा है, ये तो सबको ही पता होता है कैसे करना है, तो हो गया। 41 सेकंड लग गई, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 11 33 माइनस 2, फिर 31 दूनी 62 माइनस 1, नहीं ये नहीं है, ये नहीं था एक्चुअली। इसमें क्या था ना, इसमें पता क्या था, इसमें ये था कि 11 और 61 को जोड़ो, 72 आ गया, 72 का आधा करो, 36 आ गया, 36 में से 5 काट दो। ऐसे ही 53 और 3 को जोड़ो, 56 आ गया, 56 का आधा करो, 28 आ गया, 28 में से 5 काट दो, 23 आ गया। ऐसे ही 34 है, पहले तो 34 में 5 जोड़ दो, ठीक है, 34 में 5 जोड़ दिया तो 39 आ गया, 39 का दुगना कर दो, 78 आ गया। अब 78 में से 14 निकाल दो, 64 आ गया। सो इस तरह से करना था ये, 61 सेकंड में हो गया। उसके बाद ये वाला, इसमें जो जो पॉइंट दिए हैं ना उनको बस उनको लगा दो कि बी का मतलब डॉलर का साइन है, ओ का मतलब स्टार का साइन है, वाई का मतलब डॉट है, तो ऐसे करके फिर रूबी को बना दो। तो रूबी में आर में लास्ट में 0 आ रहा है, 0 को टिक करो, 2 ही ऑप्शन है, तो ये नीचे के 2 तो गए। उसके बाद यू आ गया, यू देखो, यू में ये साइन है यूरो का, तो यूरो लगा दिया, ये ऑप्शन ठीक हो गया। 29 सेकंड में करो, निकलो आगे। उसके बाद आती है जीके। जीके में थोड़ा हो गया गलत, मतलब जीके में ये है कि बहुत सारे तुक्के मैं लगाता हूँ, आप लोग को पता भी है। सो तुक्के कई बार सही बैठते हैं, कई बार गलत बैठते हैं। अगर 50% भी तुक्के सही लग जाते हैं ना, तो ये मान के चलोगे आप बेनिफिट में ही रहोगे, कम से कम प्री में तो रहोगे ही। मेंस में ऐसा हो सकता है कि मेंस में जो परसेंटेज है, मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है, 33 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 25 होती है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ये मैंने सुरिंसर इसलिए लगाया क्योंकि वुलर लेक है, वो साफ पानी की झील है। गंगा सागर भी मुझे ऐसा ही लगा कि ऐसा ही कुछ नाम है कि भाई गंगा का पानी या किसी भी बड़ी नदी का पानी, उसकी लेक है तो साफ ही होगा, फ्लोइंग वाटर की लेक है। उसके बाद मैंने सोकर लेक इसलिए लगाया क्योंकि ऐसा नाम जो है सोकर के सो, यानी जो सो नाम है वो तिब्बत की तरफ में, लद्दाख की तरफ में ज्यादा मिलता है, और वहां पे ग्लेशियर्स होते हैं, तो साफ पानी की झील वहां ज्यादा मिलती है। इसमें साल्ट कंटेंट पूछा था तो इसलिए मैंने सुरेंसर लगाया, हालांकि ये गलत हो गया। मुझे अब तक भी नहीं पता है कि ये असली आंसर है कि नहीं है, मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन चलो इसने दिया है तो ठीक मान लेते हैं अभी इसको। सो नेक्स्ट बताइए, अभी जीके में तो कोई ऐसी देखने की बात है नहीं, जीके में बस आप ये देखो कि आप तुक्के कैसे लगा सकते हो। जैसे मैं लास्ट के आपको आंसर दिखाता हूँ, थोड़ा लास्ट में देखते हैं हम लोग जाके 20 की तरफ में। फिलीपींस जैसे इस पे मैंने तुक्का मारा, मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैंने कहीं पे ऐसे पढ़ा हुआ था, मतलब किसी वीडियो वगैरह में देखा था मैंने, एजुकेशन वीडियो नहीं, वैसे ही कोई वीडियो जिसमें कंट्रीज को उनकी एक बेस्ट चीज से स्पेसिफाई कर रखा था। तो उसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इन सब पे ना चावल के बोरे रख रखे थे कि क्योंकि ये चावल बहुत ज्यादा उगाते हैं
तो इसलिए जब राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात आई तो मैंने फिलीपींस को टिक कर दिया कि हो सकता है ऐसा चांस बने। मैंने इंडिया जैसे देश को नहीं किया, चाइना को नहीं किया, वियतनाम को भी नहीं किया, फिलीपींस को ऐसे ही लगा दिया कि चलो देखते हैं, और ये ठीक हो गया। तो स्मार्ट गेसिंग कई बार काम आ जाती है। इस पे एबीसी लगा दिया, इसरो पे भरोसा करके कि चलो इसरो ने सारा ही काम अच्छा ही किया होगा, इसलिए मैंने एबीसी लगा दिया, ये ठीक हो गया। इसको मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ऑल ऑफ द अबव जहां दिखता है ना, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा लोग ऑल ऑफ द अबव पे जाते हैं और वो आंसर हो सकता है कि वो गलत हो। हर बार ऑल ऑफ द अबव सही नहीं बैठता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। और असली में इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है, इसका आंसर हॉर्स टंग इन्होंने दे रखा है, ये आंसर दे रखा है। सो लेड क्रोमेट लगाएंगे ज्यादा तो, नहीं तो ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। हॉर्स टंग के बारे में कोई नहीं सोचेगा और फिर ये गलत हो जाएगा। इस जो बंदे ने लगाया या तो तुक्का लग गया या फिर किसी अपने दोस्त का देख के लगाया, पता नहीं कैसे, पर मुझे नहीं लगता इसका एक्चुअल आंसर किसी को मालूम होगा। उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला मुझे पता था। ये क्यों पता था? क्योंकि जो जॉइंट सिटिंग है उसका प्रेसिडेंट जो होता है, मतलब उस पे जो कमांड करता है वो होता है लोकसभा का स्पीकर, ना कि ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये नहीं होता। सो इसलिए ये गलत है। बाकी मुझे पता ही था, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर कोई ऐसा होता है कि बिल के ऊपर तनाव बन रहा है, बहस चल रही है, तब डेडलॉक हो जाता है और राष्ट्रपति फिर दोनों की एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है, दोनों सदनों की। सो ऐसे काम करता है। ये वाला भी नॉलेज से हुआ है क्योंकि व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल के बारे में मैंने पढ़ रखा था। अगर ब्लैक नाइल या रेड नाइल भी शामिल होता ना, फिर मेरा आंसर हो जाता गलत, लेकिन मैंने पढ़ा था सिर्फ इन दो के बारे में ही, इसलिए मैंने बी एंड डी को ही आंसर लगाया और वो सही हो गया। आप स्पीड थोड़ा देख सकते हो, उधर 26 सेकंड में लगाया था। पंचशील एग्रीमेंट हम पढ़ते हैं, प्री इंडिपेंडेंस एरा से पहले कोई भी ऐसा नहीं था एग्रीमेंट इस तरह का जो पंचशील एग्रीमेंट नाम से साइन हुआ हो, तो मैंने 1954 लगा दिया, गैसिंग थी। उससे पहले पूना पैक्ट हम पढ़ते हैं 1932 का, बाकी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, जितनी भी और चीजें हैं, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ते, तो 1954 मैंने गैस कर लिया और ये सही भी बैठ गया, राइट। अभी बात करते हैं मैथ्स की। तो 16 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, वो 60 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे, और क्या होता है ना कि कॉर्ड पे जब मिलाएंगे सेंटर से तो रेडियस होता है और रेडियस इक्वल होती है। अगर सेंटर पे एंगल 60 है और दोनों की दोनों जो रेडियस है, रेडियस के दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये 60 है तो इसका मतलब वो भी 60 होंगे, इसका मतलब ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका जो डायमीटर आ गया वो आ गया रेडियस का दुगना, रेडियस होगी 16 इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से, तो 32 सेंटीमीटर। 33 सेकंड में मैंने आंसर लगा दिया। 2/3 ऑफ वर्क 20 दिनों में अगर है ना, तो 2/3 अगर 20 दिनों में है तो पूरा का पूरा काम जो है वो 30 दिनों में होगा, ठीक है। 3/7 काम अगर 12 दिनों में है तो 12 को 3 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौका 28 दिनों में आ गया कंप्लीट काम, ठीक है। ये 30 दिनों में कर रहा है, ये 28 दिनों में कर रहा है। उसके बाद इनकी मतलब एलसीएम ले लो दोनों का। उसके बाद 18 दिनों के लिए पी ने काम किया, छोड़ गया, और फिर क्यू ने बाकी काम कितने दिनों में किया। ये सिंपल किया जा सकता है, बहुत इजी रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बस थोड़ी कैलकुलेशन में इधर टाइम लग गया 28 और 30 का वो लेने में, एलसीएम लेने में और डिवाइड वगैरह करने में। फिर यहाँ पे थोड़ा 1/5 और 1/2 में भी थोड़ी कंफ्यूजन उस टाइम पे हो गई थी मुझे, इसलिए मुझे दोबारा कैलकुलेट करके देखना पड़ा था। ओके, ये वाले क्वेश्चन इजी रहते हैं। इसमें क्या किया कि स्फेरिकल बॉल को कार्व आउट किया है एक रबर ट्यूब ऑफ साइड 21, रबर क्यूब ऑफ साइड 21, सॉरी। तो क्यूब में से अगर निकालेंगे ना, तो अगर साइड 21 है तो रेडियस हो जाएगी 21/2, है ना। उसके बाद हमको निकालना है कि वॉल्यूम क्या है, तो 21/2 की साइड है, मतलब रेडियस है, तो स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम कर लो कैलकुलेट, 4/3 पाई और 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, फिर तो काटा पीटी रहेगी, काटो पीटो और करो, आंसर निकालो। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। इसमें मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई थी, वरना तो 12, 17, 22 को एक साथ ले लो, इसमें 12 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 28 टर्म हो जाएंगी ऐसी टोटल, और 28/2 इंटू 2a यानी कि 24 प्लस n/1 यानी 27 इंटू डी है 5, तो ऐसा करके निकालो। और फिर दूसरी जो एपी बनेगी वो बनेगी 8, 10, 12 की, जिसमें डी डिफरेंस आ जाएगा 2 का,
फर्स्ट टर्म हो जाएगी 8 और नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 28, इसमें भी 28 है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर थी, उसकी वजह से ये गलत हो गया, वरना ये होना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट आ गया 48 किलोमीटर और 32 किलोमीटर है। 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे ईच एक दूसरे की तरफ में चलते हैं, 6 घंटे बाद मिलते हैं, तो डिफरेंस बताना है। तो देखो यार सीधी सी बात है, 6 घंटे बाद अगर मिल रहे हैं ना, तो 48 घंटे में 48 किलोमीटर की स्पीड है जितनी ये 6 घंटे में करेगी, ये 32 से करेगी 6 घंटे में, उनका डिफरेंस निकालना है। तो क्यों ना हम स्पीड का डिफरेंस निकाल के 6 से गुना कर दें। स्पीड का डिफरेंस आ गया 16, 16 छिकम 96, आंसर लगा दिया 44 सेकेंड्स। सो हाँ, अभी ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाले में कुछ नहीं करना, बस इनको जोड़ना है, घटाना है, सब हो जाता है, सिंपल रहता है। और 83 सेकंड्स में कर दिया था इसको। उसके बाद ये वाला 5.6 मीटर पेरीमीटर स्क्वायर का, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 56 को 4 से किया 1.4 आ गया। साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर मोर, यानी कि 140 सेंटीमीटर की साइड हो गई थी। हाँ, 140 सेंटीमीटर की साइड हो गई और 20 सेंटीमीटर मोर है, यानी कि रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो आ गई 120 सेंटीमीटर की, और 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ आ गई 150 सेंटीमीटर की। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है, तो 120 दूनी 240 और 150 दूनी 300, 300 240 540, 5.4 मीटर। ध्यान रखना मीटर है, पहले मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर दोबारा मीटर में कर दिया, तो निकल गया, इजी था। नेक्स्ट ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाले में क्या करना है, इसमें ये बताना है, इसमें एक्चुअली क्या था ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है। वो डीड नोट बुक पूछा, इसमें 11-15 का रेशियो है, ठीक है। तीसरे दिन, हाँ तीसरे दिन, सो तीसरे दिन में क्या है, 3000 बंदे आए हैं और 25% बंदों ने बुक किया है, यानी 75% ने नहीं किया है, ठीक है। 75% ने नहीं किया, तो इसका 75% निकाल लेंगे। उसके बाद इसको 15 से डिवाइड करके, और हमको चाहिए फीमेल, 4 से गुना कर देंगे, तो ये आ गई फीमेल जिन्होंने बुक नहीं किया है। हमको क्या करना था, डे 3 में बुक नहीं किया जिन्होंने फीमेल ने, और डे 6 में जिन्होंने बुक किया है। नंबर ऑफ विजिटर, टोटल नंबर ऑफ विजिटर, तो डे 6 में 20% ने बुक किया है और डे 6 में नंबर ऑफ विजिटर्स हैं 3600, तो 3600 का 20% निकाल लो, और यहाँ पे जो आया था, जो डे 3 में जो फीमेल आई थी उनमें से घटा दो, तो 120 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 9:5 है, ठीक है, रेशो 5 अगर ऐड किया जाता है, 1 घटाया जाता है, तो रेशो 7:3 हो जाता है। अगर ऐसा है ना, तो आप एक काम करो, आप 9x और 4x ले लो, तो 9x प्लस में 5 जोड़ा जा रहा है, बटे में 4x माइनस 1 घटाया जा रहा है, इक्वल टू 7/3 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालने के बाद 9x एंड 4x की वैल्यू टोटल की निकाल दो। उसके बाद सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्ज नंबर, तो 9x के जो डिजिट है उनको आप गुणा मतलब जोड़ के देखो, सो 18 आएगा, और छोटे वाले को भी जोड़ के देखोगे तो 16 आएगा। दोनों फॉलो करते थे, इसलिए आंसर दोनों हो जाएगा 107। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इस पर, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर बात है यार, और तो कुछ नहीं। इस वाले में क्या होना था, इस वाले में ये होना था कि इसका बटा ये इक्वल टू इसका बटा ये जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये बटा ये इंटू इक्वल टू ये बटा ये, तो 28/21 कर दो, 4/3 आ जाएगा, तो इक्वल टू 36.4 बटे में x को उधर लेके जाओ, तो 36 के डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27.3 आंसर था। टिक किया, आगे चले गए, 41 सेकंड लगी थी। प्रेजेंट एजेज ऑफ राम एंड श्याम 3-4 है, डिफरेंस 4 ईयर्स है। डिफरेंस अगर 4 ईयर्स है ना, तो दोनों को हम 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है, तो दोनों को 4 से गुणा करते हैं, तो 12-16 आ गए। उसके बाद बोला है कि 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी, तो 12-16 अभी है, तो 16-20 हो जाएगी, यानी 4-5 का रेशियो हो जाएगा। 19 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दिया। उसके बाद ये पूछा है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ इतना, यानी कि 2 ऑफ 3 आना है, सिंपल सा, √x से √x कट जाएगा, 6 आना है, ठीक है, माइनस का उसका माइनस का 6,
तो 36 हो जाएगा, 36 प्लस में 6 हो जाएगा, यानी 42 आंसर था, 42 लगा दिया। 73 इसलिए लग गए क्योंकि पहले मैंने सोचा कि वो करते हैं वो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x ऐसा कुछ करना होता है, पता नहीं जो भी है, तो मैं इसके चक्कर में था। फिर मैंने सिंपल सा इसको स्क्वायर कर लिया और मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन ठीक करने से मतलब है, टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक आधे क्वेश्चन में लग भी जाता है। सो इसको मैंने कैसे किया, इसको मैंने 2a को मैंने सिंपल सा x मान लिया, 3b को मैंने y मान लिया, उसके बाद मैंने सॉल्यूशन को निकाल लिया, तो हो गया। उसके बाद ये वाला, सो जनवरी का हमारे पास दे रखा है, जनवरी में 25% की वृद्धि, यहाँ पे 10% की गिरावट। तो हमको जनवरी का डेटा लेके, यानी पहले तो 1200 पे काम करना है, ए का जो है वो 1200 दे रखा है, सो ये वाला है 1200 गुणा 25% राइज हुआ यानी 5/3, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 20% गिरावट हुआ यानी कि 4/5, और फिर उसके बाद 10% बढ़ा है यानी कि 11/10। तो कैलकुलेशन करो, आएगा कुछ ना कुछ। उसके बाद 1600 पे इसका लगा दो, इसका आइटम बी का, उसके बाद उसका कुछ आएगा, अप्रैल तक जाना था यानी यहाँ तक, उसके बाद उसको उनका सम कर दो 3480 रुपये, तो निकल गया था। टाइम लगा 126 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है 55% टोटल वैलिड वोट मिले, 95% ऑफ वैलिड वोट्स और वैलिड थे, और टोटल वोट्स 14,000 थे। तो कुछ नहीं करना भाई, 14,000 गुना 92/100 कर दो। उसके बाद अमित को अगर 55 मिले तो अरुण को 45 मिले, गुना 45/100 यानी 9/20 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आंसर था, 66 सेकंड में किया। उसके बाद ये वाला 2304% पर एनम एन ईयर्स इज ₹X एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट 10% 2 ईयर्स Y है। XY का रेशियो 23 और 20 दे रखा है। कुछ नहीं करना, बस इसको गुणा 4 गुणा X गुणा N बटे में 100 = 23 कर दो, और इसका गुणा 10 गुणा 2 बटे 100 = जो है 20 कर दो। उसके बाद आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू, इसकी n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू 8 आती है, तो लगा दो बस। 85 सेकंड लग गए वैसे तो। XY नेचुरल नंबर्स हैं, तो मैंने क्या किया, मेरे को लगा 162, तो मैंने 162 बनाना है इसको। तो मैं 42 को कितने से गुणा करूं और 36 को कितने से गुणा करूं कि 162 के आसपास मिल जाए। मुझे ये दिखता है कि 42 है, 42 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ 2 3 6 आ रहा है लास्ट में, 36 को 1 से गुणा करता हूँ 6 आ रहा है, 6 और 6 12 यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है। तो अब मैं कंप्लीट गुणा करके देख लेता हूँ। 42 तिया 126 और 36 एकम 36, 36 और 26 126 को जोड़ता हूँ 162 आ गया। यानी ये 3 वैल्यू है, इसकी 1 वैल्यू है, 3 में से 1 या 2 वैल्यू आ गई, कंप्लीट 61 सेकेंड्स। उसके बाद ये था, अभी क्या होता है ना कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि एक आर्टिकल बेचने पे जितना प्रॉफिट हुआ है उस आर्टिकल को दूसरे प्राइस पे बेचने पे उतना ही लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्राइस है ना, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, वो इन दोनों के बीच का है, इसके और इसके बीच का। 1200 और 2000 के बीच का आता है 1600 रुपये पे अगर 50% प्रॉफिट कमाना है, यानी 1600 का हाफ कमाना है हमको, तो 800 रुपये और कमाना पड़ेगा, यानी 1600 और 800 2400 आंसर हो गया। 23 सेकंड में आंसर निकल गया। अब ये मैंने गलत कर दिया, ये गलत एक्चुअली हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने थीटा जो है वो 0 डिग्री रख दिया। साइन 0 हो जाता है, कोस 0 1 होता है, तो 4 आंसर मैंने इसका लगा दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसने थीटा को 45 ले दिया। अगर थीटा को 45 लेते हैं ना, तो ये आता है 1/√2, ये आता है 1/√2, तो 3/√2 प्लस 4/√2 = 7/√2। √2 की वैल्यू 1.44 होती है, और 7 को अगर 1.44 से डिवाइड करते हैं ना, तो आंसर आता है 4.964 ऐसा कुछ, तो वो 5 के अप्रोक्स चला जाता है। और अगर थीटा को 60 लोगे तब भी यही हाल है, ठीक है, 30 लोगे तो भी यही हाल है, तो 5 के अप्रोक्स आ रहा है, इसलिए ये 5 आंसर है। मैंने 0 लेके देख लिया और 4 आ गया, तो मैंने 4 को क्लिक कर दिया था, इसलिए 12 सेकंड में करने की कोशिश की। चलो, लेकिन एक आध तो गलत होना बनता भी है। ओके,
3000 है भाई प्रोडक्ट का जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, और हाफ ऑफ द एलसीएम 150 है, यानी एलसीएम हो गया 300, और एचसीएफ हमको पता है क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड बाई एलसीएम। इसको 300 से डिवाइड करो, 10 आ गया। 10 अगर आ गया तो 10 में 300 जोड़ो, एलसीएम और एचसीएफ का समेशन आ गया जो कि 310 बनता है। 29 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन पेंसिल सेम है, ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं एक्चुअली, इसमें सेलिंग प्राइस पूछ रखा था, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज रहा, मैंने टाइम अच्छा खासा कंज्यूम किया, 165 सेकंड लगाई, पर ये मुझसे नहीं निकला। ये आप लोग ट्राई करके देखो, इसको मैं दिन में ट्राई करके देखता हूँ खुद भी। उसके बाद ये वाला, तो 10 3/√3 आ गया समेशन करने पे, यानी √3, यानी 10 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। उसके बाद sec b यानी 1/cos b इक्वल टू 2, यानी cos b की वैल्यू आ गई 1/2, और 1/2 होता है 60 डिग्री, और मैंने सोच लिया कि ये 30 डिग्री है, इसलिए मैंने cos को 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री यानी cos 0 कर दिया, लेकिन एक्चुअली में होना था cos 120। cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 + थीटा, और cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री आ गया, माइनस साइन 30 डिग्री वैल्यू -1/2 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया गलत, लेकिन ठीक ठाक टाइम इसमें लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के गलत नहीं किया। 10a की वैल्यू 4/3 है, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस की वैल्यू इतनी है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 5 हो जाता है। उसके बाद जब हमको पता है कि कोस और साइन दे रखा है ना, तो नीचे 5 तो आना ही आना है, तो 5 को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। 12 गुणा 3 करेंगे, 2 गुणा 4 करेंगे, ऐसे चलेंगे। उसके बाद में निकाल लो, 7/40 आता है, 45 सेकंड में आंसर खत्म। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में एंगल BC इक्वल है, ठीक है जी, और पैरामीटर ट्रायंगल को 22 है, BC जो है वो 8 दे रखी है। BC अगर 8 दे रखी है ना, और एंगल B और C इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब AB एंड AC इक्वल होंगे। अगर ये 8 है और 22 में से घटा दिया तो 14 बच गया, 14 का मतलब है 7-7 सेंटीमीटर की दोनों लेंथ, भुजाओं की लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर, आंसर है। 30 सेकंड में कर दिया। उसके बाद ये वाला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा, इसलिए इसको मैंने छोड़ा भी 39 सेकंड लेके। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसका सोल्यूशन भी बाद में निकाल लेंगे। नेक्स्ट आ गया इंग्लिश का। इंग्लिश में मेरा एक गलत हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ। इंग्लिश में मेरा जो गलत है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये इसलिए है क्योंकि मैंने सोचा कि री कमांड जो है वो एक वर्ड होता होगा, हालांकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, पर मुझे लगा री कमांड हो सकता है। मैं शाइनिंग पे ज़्यादा श्योर था, मुझे लगा कि $N आता होगा, पर खैर जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, और बाद में हम लोग इन चीज़ों में थोड़ा सा ये कर जाते हैं कि हमको पता नहीं लगता कि कैसे होता है। सो आंसर इसका रिकमेंड होना था, END आना था, तो यहाँ पे थोड़ी सी, अगर ये मेरा ठीक हो जाता तो 50 आउट ऑफ 50 बन जाते। खैर अभी भी अच्छा खासा है। एक ईडीएम था, उस ईडीएम में मैंने तुक्का कैसे मारा, अब ये देखो एक बार। हाँ ये वाला देखो। अब आप मॉक से क्या सीखते हो, मॉक से आप सीखते हो गलती ना करना। एक बार आपने जो गलती रिपीट कर दी वो आप दोबारा नहीं करोगे। तो मैंने एक मॉक में क्या किया था, मैनी अ स्टूडेंट आया हुआ था, मैनी अ स्टूडेंट, तो उसका आंसर जो है, मतलब मैनी अ स्टूडेंट्स था, उसका आंसर मैनी अ स्टूडेंट आना था, वो मैंने गलत किया था। अभी क्या होता है, या तो आप मैनी स्लीपलेस अगर नाइट लिख रहे हो ना, मैनी लगा रहे हो और बीच में कुछ नहीं दे रहे हो, तो आप नाइट्स लिखो तब ठीक होगा, इसलिए ये गलत है। तो नो इम्प्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं होता, नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन हो गया खत्म। द मैनी स्लीपलेस नाइट, फिर भी सिचुएशन सेम है, मैनी के बाद में आपने प्लूरल नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए ये भी गलत है। ए मैनी स्लीपलेस नाइट, ए के बाद फिर मैनी आप लगा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे आपको नाइट्स करना पड़ेगा। मैनी अ स्लीपलेस नाइट, तो ये ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट बनता है। वैसे भी पिछला मॉक जो मैंने एनालाइज किया अपना, तब मैंने इस चीज़ को मतलब समझा था, इसलिए ये क्वेश्चन लगाने में इजी मुझे रहा, और मैंने 46 सेकंड्स में इसको कर दिया। इंग्लिश में मुश्किल से कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैंने टॉपर से ज़्यादा टाइम लिया होगा, वरना तो मैं पहले ही कर देता हूँ, जैसे इसमें मैंने आधे से भी कम टाइम लिया है। सो यू हैव टू पिक, ये इजी था, 11 सेकंड में लगा दिया बस। ये देखो यहाँ पे काम आती है अपनी ग्रामर। एवरी मॉर्निंग की बात है, हर मॉर्निंग की। एक्सरसाइजेज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ईट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया गलत। 7 सेकंड में इसका आंसर टिक करते हैं।
आते टाइम में। आई डिड नॉट रिसीव आएगा, क्योंकि आई डिड नॉट रिसीव्ड तो कभी होता ही नहीं है। जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, मतलब मेरे कमेंट में नहीं, यूट्यूब के दूसरे वीडियोस के कमेंट में लिखते हैं और रॉन्ग इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ऐसी गलतियां करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि जो वो लिखते हैं वो ठीक है और पेपर में वो ऐसी गलतियां कर देते हैं। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है लिखते हैं आई डिड नॉट न्यू। भाई जब डिड नॉट लगा रहे हो ना तो फिर न्यू नहीं आएगा, नो आएगा। और कुछ भी आता है इस तरह का, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद में आप, मतलब इस तरह की आती है जो डिड नॉट, डज नॉट, ऐसा कुछ, उसके बाद जो वर्ब है ना उसको खाली छोड़ दो एकदम। आईएनजी मत लगाओ, ईडी मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, उसको एकदम खाली छोड़ दो। सो रूल्स जो जिसने नहीं पढ़ा, इसमें भी आधा टाइम लिया, जिसने रूल नहीं पढ़ा उसको रूल पढ़ने चाहिए। ये वाला इजी है। जब यहाँ पे ऐसा आता है ना, इस तरह की चीजें आती हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन मार्क देता है तो वो नेगेटिव में पूछता है एक्चुअली। जैसे बोलता है ही गोज टू स्कूल, नहीं ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। हैजंट ही, क्या वो नहीं गया है? ऐसे करके सवाल पूछा जाता है। इसमें भी मैंने आधा टाइम लिया है। तो ये वाला इजी रहता है, और ये वाला अगर आप गलत करते हो तो ये मान लो कि भाई दिक्कत है फिर आपके साथ, आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा ज़्यादा। ये तो देखते ही स्ट्राइक हो गया मैगजीन, तो MAGZIN होता है मैगजीन, तो इसको सीधे से लगाओ। 5 सेकंड में किया, ये भी आधा टाइम लिया। एक्सेप्टेड द, कॉम्प्लीमेंट्स होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट दूसरे वाला, उसका मतलब होता है पूरक, एक दूसरे का पूरक हो जाना। सो वाई नहीं आएगा, डबल एम नहीं आएगा, IE नहीं आएगा, यही बचा, यही लगा दिया 10 सेकंड में, और टॉपर ने भी 10 में किया है। उसके बाद ये तो हमको पता ही है, BSF के होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के भी होते हैं, रेंजर होते हैं जो कि कंट्री साइड पे खड़े रहते हैं। और वैसे भी हमको ये पता, फॉरेस्ट रेंजर नाम से काफ़ी कुछ हमने सुन भी रखा है, तो रेंजर लगाओ। ये भी टॉपर से कम नहीं किया। एक ईडीएम था, मैं आपको वो बताता हूँ वो मैंने कैसे किया। जैसे जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे आप वो कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको वो कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, स्किप नहीं मतलब इसको एलिमिनेट करते हो। साइकोलॉजी का आपको पता है क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। टर्मिनोलॉजी का आपको पता है, नामकरण करना किसी चीज का, वो होता है नोमेनक्लेचर। वोकैबुलरी का आपको पता है, शब्दकोश होता है। तो एक ही बचता है, उसी को लगा दो, बेशक आपको उसका मतलब पता हो या ना पता हो। ठीक है, तो मैंने लगा दिया, हो गया ठीक। उसके बाद ये ईडीएम गया वैसे, लेकिन हाँ चलो देख लेते हैं एक बार। सो बीटिंग अराउंड द बुश, झाड़ी के आसपास में मारना लिटरल मीनिंग है इसका, लेकिन इसका नॉर्मल मीनिंग होता है इधर उधर की बातें करना। सो मेयर वॉज बीटिंग अराउंड द बुश, मेयर इधर उधर की बातें करने लगा जब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में से पूछा गया। तो आपको अगर ईडीएम का मतलब नहीं पता है ना, तो उसका लिटरल मीनिंग देखो, उसके बाद उसको जोड़ने तोड़ने की कोशिश करो। जैसे एक था फैन द फ्लेम करके, एक ईडीएम आया था, शायद CHSL के एग्जाम में था, जो कल वाला CHSL का एग्जाम था, तो उसमें आया था फैन द फ्लेम। वो बेसिक है एकदम, उसका सबको पता है भाई। फैन द फ्लेम का मतलब है आग को हवा देना, मतलब किसी चीज को भड़काना, या फिर अगर कोई चीज बुरी है, ये रहा, ये इसी में आया है, वो CHSL में नहीं है, इसी में आया, टू फैन द फ्लेम्स। जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना, तो वो उसी का एक सिनोनिम है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है सिचुएशन को वर्स कर देना। सो ये भी है। 9 सेकंड में किया, ठीक हो गया। ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, ये पता ही आपको। कॉन्फिडेंट, डेंट वाला नहीं, कॉन्फिडेंट वाला नहीं, कॉन्फिडेंट वाला, उसका भी मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। रिलायबल का मतलब ट्रस्टवर्दी, एंड ट्रस्टवर्दी तो ट्रस्टवर्दी होता है। रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई किसी काम करने में झिझकना, हिचकना। डिसीटफुल का मतलब होता है उससे भरा हुआ, क्या बोलते हैं, मतलब धोखाधड़ी से भरा हुआ। डिसऑनेस्ट का मतलब भी वही होता है। डिसीटफुल और डिसऑनेस्ट जो है वो इसके वो हैं, अपोजिट हैं। रिलक्टेंट जो किसी चीज पे एग्री ना करे, किसी बात को माने ना, वो होता है। तो 7 सेकंड में आंसर लगाया। उसके बाद तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, ये वापस से मैं वो आ गया रीजनिंग। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि सॉल्यूशन नहीं आपका मैच कर रहा है या आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स में डालो, हम लोग देखते हैं उसका सॉल्यूशन निकालने की। मेरी रैंक थी 6402 आउट ऑफ 1,31,000। काफी बच्चे दे रहे हैं यार वैसे टेस्ट। सो 95 की अब की बार जो है मेरी परसेंटाइल आई है। कहाँ गया,
हाँ ये रहा 95.1 की परसेंटाइल आई है। और मैं अब की बार पेपर मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मैथ्स का पेपर कंप्लीट किया, क्योंकि कोई अनसीन क्वेश्चन ऐसा था नहीं। हालांकि टाइम थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा मुझे बचाना चाहिए था, जिससे जीएस में मैंने हल्का सा ज़्यादा टाइम लगा दिया, 9 मिनट 12 सेकंड, जबकि इंग्लिश मैंने सिर्फ 5 मिनट 12 सेकंड में ख़त्म कर दी थी। तो जीके में मैंने क्वेश्चन छोड़े भी हैं, फिर भी मैंने टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर दिया। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर यहाँ मैं 2 मिनट कम कर लेता तो हो सकता था कि जो मैंने रीजनिंग में एक इनएक्यूरेसी कर दी, सिली मिस्टेक कर दी, वो नोट वाली, वो मैं नहीं करता, और हो सकता था मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन और कर लेता, या फिर मिस्टेक में नहीं करता। तो पर खैर ऐसा होता रहता है, अब सारी चीज़ें एक साथ एकदम से अच्छी कैसे हो जाएंगी। खैर जो भी है, आप स्कोर को देखते रहिए और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, डेली बेसिस पे आप लगाइए। जितने मॉक टेस्ट आपके पास हैं उनको आप लगाते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करो, पहले कंसेप्ट कंप्लीट करो। अगर कोई ऐसा है जो मैथमेटिक्स के एरिया में नया है, जिसने बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है मेरी तरह, तो वो कुछ कंसेप्ट छोड़ सकता है। जैसे मैंने सीआई को छोड़ रखा है कम्प्लीटली, मैंने ज्योमेट्री को छोड़ रखा है कम्प्लीटली। कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, जैसे सर्कल्स की बेसिक चीज़ें, बेसिक थ्योरम मैं कर लेता हूँ। एक कोड वाला आ गया था, कॉमन कोड, वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ रखा था, राइट। सो जो क्वेश्चन आपसे होता है वो आप करो, जो आपसे नहीं होता है, या फिर जो आपको लगता है कि यार इसमें सीआई में क्या पता कई बार मेरे को क्यूब करना पड़ जाए, 4 टाइम्स करना पड़ जाए, तो मतलब 4 टाइम्स पावर अगर आ गई तो तब मुझे दिक्कत आएगी, तो उसको छोड़ दो भाई। उसको सिंपल सॉल्यूशन है, सीआई को छोड़ दो। अगर आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो एक कंसेप्ट को, किसी न किसी कंसेप्ट को छोड़ दो। जैसे मैंने सीआई को छोड़ रखा है, ज्योमेट्री को छोड़ रखा है, और एक आध और चीज़ जो मुझे दिख जाती है मैं उसको छोड़ देता हूँ। मेरा जो बेस्ट पोर्शन है वो एक तो है टाइम एंड वर्क का, एक मेरा मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में मैं मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन रॉन्ग करता हूँ, क्योंकि उस चीज़ को मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ। जिस चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो कि एक कौन होता है, कौन की कितनी वॉल्यूम में है, एक टंकी आप भर रहे हो, इतने टाइम में भर रहे हो, तो वो चीज़ें विजुअलाइज हो जाती हैं, वो ईजी रहता है फिर हमारे लिए। आप शॉर्ट ट्रिक्स कहीं ना कहीं से निकालो, देखो कि क्वेश्चंस को कैसे निपटाना है, कम से कम लिखने की कोशिश करो कि आप हवा में इस सवाल को निकाल सको, मन में निकाल सको, और आंसर को आप गैस भी कर सको। कई बार गैसिंग भी काम करती है। अगर क्वेश्चन इसके ऑप्शंस के लास्ट में अगर डिजिट सेम नहीं है ना, तो एक डिजिट तक आंसर निकाल लो, उसके बाद आंसर को टिक कर दो, सॉल्यूशन आ जाता है। बहुत ज़्यादा उसको एकदम पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इजी आराम आराम से बिल्ड होगी ये चीज़। अभी हमारे पास 1 महीना 10 दिन के आसपास है, 40 दिन 45 दिन है हमारे पास। तो आप पढ़ते रहिए। और जीके के लिए आप जीके में, क्योंकि मेरा स्कोर 21 था, बाकी बच्चों का मैंने देखा किसी का 10, किसी का 14, किसी का 4, किसी का 8 ऐसे स्कोर था। सो 20 प्लस शायद ही कोई था। तो आप जीके के लिए क्या कर सकते हो, मैंने पहले भी बता रखा है। जीके के लिए आप परमार एसएससी चैनल को फॉलो कर लो। परमार एसएससी के जो सर हैं वो सीएपीएफ एससी का एग्जाम निकाल चुके हैं। उनके सीजीएल के मेंस में 59 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 75। तो काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड उस पर रखते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं सारे चैप्टर्स को, वो पीवाईक्यू के जरिए जो है वो बताते हैं। तो उसमें काफ़ी हेल्प होती है। आप उसके नोट्स बनाते रहो और जीके को करते रहो। बस जो मेन हॉट टॉपिक्स है ना, कंसेप्ट्स हैं, वो मैंने वैसे भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था, और वैसे भी बता रहा हूँ। उनको आप प्रिपेयर कर लो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो वहीं से ही आ जाएंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए बाय बाय। अगला जो टेस्ट आएगा अगले संडे को या सैटरडे को, तब हम उसको करेंगे। अगले सैटरडे की मेरी छुट्टी है, क्योंकि सेकेंड सैटरडे है। सो देखेंगे कैसे होता है। फिलहाल के लिए